ठीक है। सीड बीज, लिखेंगे इसमें बीज एक परिपक्व, बीज एक परिपक्व, बीज एक परिपक्व भ्रूण होता है जो एक बाहरी आवरण से ढका रहता है, यह आवरण इसकी रक्षा करता है, यह आवरण इसकी रक्षा करता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। बीज पौधों का वह भाग होता है, बीज पौधों का वह भाग होता है जिसके द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे, a seed is an embryonic plant, a seed is an embryonic plant enclosed in a protective outer covering, protective outer covering। फुल स्टॉप, आगे लिखेंगे सीड इज अ मटेरियल which is used for planting, which is used for planting or regeneration purpose, or regeneration purpose। उसके बाद एक और डेफिनेशन लिखेंगे, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ripe, RIPD, ripe ovule, ripe ovule, RIPD, ripe ovule consisting of three main part, consisting of three main part, namely first seed coat, named first seed coat, second endosperm, and third embryo। हिंदी में लिखेंगे बीज, हाँ बीज एक परिपक्व, बीज एक परिपक्व निषेचित, परिपक्व निषेचित बीजाणु होता है जिसके तीन मुख्य घटक होते हैं, जिसके तीन मुख्य घटक होते हैं। पहला सीड कोट या बीज आवरण, पहला सीड कोट या बीज आवरण,
दूसरा एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश, एंड तीसरा एम्ब्रियो या भ्रूण। ठीक है, तो देखिए जनरली सीड्स क्या होते हैं, जो भी अगर आप लोगों ने रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन अगर आपको याद हो तो रिप्रोडक्शन में जनरली हम लोगों ने दो चीज़ें की थी। फर्स्ट था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अनदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ बीज के द्वारा होता है। दैट मीन बीज जो होगा वो जिंदा होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, फर्टिलाइज्ड होता है, निषेचित होता है, राइप्ड मतलब पका हुआ या पूर्ण रूप से परिपक्व अंडाणु रहता है। और इस अंडाणु का उपयोग किसके लिए करते हैं हम जनरली, नए पौधे के रीजनरेशन के लिए, नए पौधे को उगाने के लिए या नए पौधे को बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। इसमें जनरली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका सीड कोट, दूसरा होता है एम्ब्रियो, और तीसरा जो लास्ट है एंडोस्पर्म। आप सीरीज को जैसे भी चाहे लिख सकते हैं। अगर आपने मक्के का बीज ध्यान से देखा होगा तो ऐसा कुछ मक्के का बीज होता है। ठीक है, अगर आप मक्के के बीज को बॉईल करेंगे या उबालेंगे तो आप देखेंगे यहां से एक लाइन बनता है। देखें आपने, ये थोड़ा सा सफेद कलर का रहता है और ये वाला हिस्सा जो रहता है आपको लगता है थोड़ा कड़ा वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा रहता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको सफेद कलर का एक पोर्शन दिखाई देगा सबसे एज में। यहां रहता है आपका एम्ब्रियो, जिसको भ्रूण बोलते हैं, जहां से नया पौधा बनेगा। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश, जो इसको कवर करके या इसकी रक्षा करने का काम करता है। एंड द लास्ट वन इज सीड कोट। अगर आप बीज को हल्का सा छील के देखोगे तो एक परत जैसे दिखाई देगा, दैट इज सीड कोट, जो कि पूरे के पूरे बीजों के रक्षा करने का या आउटर मटेरियल से, बाहरी कारकों से बचाने का काम करती है। तो देयर आर द थ्री मेन कंपोनेंट। पहला क्या है आपका सीड कोट, मतलब बाह्य आवरण या बीज आवरण। दूसरा होता है आपका एंडोस्पर्म, जिसको भ्रूण कोश बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज एम्ब्रियो, जिसको क्या बोला जाता है। ये सभी आपने पहले बायोलॉजी वालों ने पढ़ लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा एग्रीकल्चर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाता है कि जो नया पौधा बनता है वो नया पौधा कहाँ से बनता है, तो एम्ब्रियो से बनता है। विदाउट एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो आपकी खराब है तो आपका नया पौधा बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे कुछ बीजों को आप भूमि पे लगाते तो हैं पर वहां से नए पौधे नहीं निकलते। तो उसका ये मतलब है कि या तो आपका एम्ब्रियो मैच्योर्ड नहीं है, या आपका एम्ब्रियो जो है फर्टाइल नहीं है, या तो फिर आपका जो एम्ब्रियो है वो बुरी तरीके से मर चुका है, डेड हो चुका है। अगर ये दोनों कंडीशन हुए तो आपके पौधे नहीं उगेंगे। अगर आपका एम्ब्रियो परिपक्व है, आपका एम्ब्रियो फर्टिलाइज्ड है, आपका एम्ब्रियो मैच्योर्ड है, तो नया पौधा निकलेगा। क्लियर है चीज? एनी डाउट्स इससे यहाँ से? अब देखिए, पानी को तो कंसिडर भी नहीं किया जाता है, क्योंकि जब आपका नारियल जो रहता है, अगर आपने देखा होगा जो नारियल को लगाया जाता है बीज के लिए, वो सूखा नारियल रहता है जनरली, उसमें पानी रहती भी नहीं। वो जो आपका पानी रहता है वो अंदर जो आपका मीजोकार्प रहता है, जिसको पेरिकार्प बोल सकते हैं, जो तीनों चीजें इंक्लूड रहता है, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम रहता है। अगर आपका पानी सूख गया तो देखिएगा आपके अंदर का नारियल भी धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उनको पोषण देने का काम करता है। सीड तो आपका नीचे से निकलता है ना, जो नारियल का जो पौधा बनता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा नारियल के जो नीचे 3 गोले रहते हैं वहां से पौधा बनता है। तो ये इसका एम्ब्रियो वाला पोर्शन, ठीक है। और इसका सीड कोट सबसे हार्ड रहता है। एक ये हो गया, फिर आपका खजूर हो गया, फिर आपका जो चीकू हो गया, इनके सीड्स कोट जो रहते हैं बहुत हार्ड रहते हैं। कैन एनीवन डिस्क्राइब, या कोई एनीवन बता सकता है क्या कि सीड कोट इतना हार्ड होने के बाद पौधे कैसे निकाले जाते हैं, ये कैसे पौधे बनाया जाएगा? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं मक्के का बीज लूँ और एक जगह पे मैं बोल रहा हूँ कि लीची का बीज लूँ या चीकू का बीज लूँ, तो किसमें पौधे आसानी से निकल जाएंगे? मक्के में निकलेंगे। अगर मुझे लीची में से निकालना है तो मैं क्या करूँगा? क्या अगर मैं उसको डायरेक्टली लगा दूंगा तो वो उग जाएगा? बॉईल करेंगे, भिगाएंगे, सीधा लगा देंगे। अगर मैं बोलूं कि तीनों के तीनों तरीके अगर गलत है, मैं ये बोलूं तो मैं बोल रहा हूं तीनों तरीके गलत है भाई, तीनों ही नहीं है, मैं तीनों यूज नहीं करूंगा।
अगर मैं तीनों मेथड यूज कर रहा हूं तो माइट भी पॉसिबल किसी में शायद एक दो निकल जाए। मुझे जर्मिनेशन अच्छा चाहिए। पानी में डुबा के रखेंगे तो भी लॉन्ग प्रोसेस है। चीकू का बीज का जो कोट रहता है ना, वो इतना हार्ड रहता है कि वो पानी में भी ज़्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता। देन किसने लगाया यहाँ पे चीकू का पौधा? बीज 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 से किसी ने पौधे उगाए? लगाए हो? बीज से लगाए हो आप? बीज को काट दिया तो आपका एम्ब्रियो डैमेज हो जाएगा। बीज के साथ अगर आपने कोई भी छेड़खानी की तो एम्ब्रियो तो गया। फिर शांत, चलिए सुन लीजिए, इनको बोला जाता है सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो बीज सुसुप्ता अवस्था। डॉर्मेंसी का मतलब वह रहता है, सिंपल मीनिंग अगर मैं बोलूं तो डॉर्मेंसी इज ए स्टेज जहां पे आपका जो सीड रहता है उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिलता भी है, उसके बाद भी वो जर्मिनेट नहीं होता। फेवरेबल टेम्परेचर मिलने के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं होता। डॉर्मेंसी मतलब सोया हुआ रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? जगाना पड़ता है। हमारे एग्रीकल्चर में यही लाइन यूज किया जाता है कि बीजों को जगाना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, जनरली एक जगह रहता है, वहां पे सिंदूर, थोड़ा सा दिया, नमक मिर्च और एक बाबा और सारे बीज, नींबू। ठीक है, फिर बाबा रहते हैं, वो ओम भट्ट स्वाहा, बीज जाग जा, ऐसे कुछ बोलते हैं और वो बीज जाग जाता है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस होता है इसमें। अब साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में डॉर्मेंसी तोड़ने के 2 से 3 तरीके। पहला होता है फिजिकल मेथड, जिसमें बीजों को गर्म पानी में डुबा के रखा जाता है, पहला तरीका। या दूसरा तरीका, बीजों को घिसा जाता है, मतलब उसका जो सीड कोट है उसको पतला किया जाता है। ये घिसने का प्रोसेस रहता है। सीड को लेते हैं और उसको जमीन पे घिसना शुरू करते हैं। ये नहीं कि पूरा रगड़ दिया और पता चल रहा है आधा बीज ही गायब। जैसे इमली के बीज से किसी ने गेम खेला है? जनरली जो ओडिया होंगे वो ज्यादा खेले होंगे। जो जनरली एक्चुअल में हमारे घर में ये खेला जाता था, मुझे पहले समझ, जो इमली का बीज रहता है उसको पानी में घिस के पूरा जो सफेद वाला पोर्शन रहता है उसको बड़ा अच्छा लगता है। मैं खेलता था ऐसे पकड़ के, ऐसे ओडिया में इसको 8 पॉइंची, हाँ 8 पॉइंची बोलते हैं, ऐसा कुछ 8 रहता है। हाँ हाँ, तो ये खेला जाता था। तो वो जो डॉर्मेंसी है उसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, मतलब घिसना, स्क्रैपिफिकेशन बोलते हैं, स्क्रैप करना उसको घिसने के लिए। तो घिसने से क्या रहता है, जो उसका हार्ड सीट कोट रहता है वो सीट कोट नरम होने लग जाता है, और जब वो नरम हो जाता है अब एम्ब्रियो को निकलने के लिए जगह आसानी से मिल सकती है। दूसरा रहता है गर्म पानी। तो गर्म पानी में क्या रहता है, इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल, अगर चने की सब्जी किसी के घर में बनती होगी तो सबसे पहले आप चने को भिगो के रख देते हो, उसके बाद भी आप उसको उबालते हो। ऐसा नहीं कि भिगाए और उसको सब्जी बना दी, कोई नहीं बनाता है। पहले उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। तो सेम यही चीज बीजों में भी किया जाता है कि पहले आप उसको पानी में डीप करके रखें, उसके बाद उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि उसका जो लेयर है, जो छिलका है, वो कमजोर हो जाता है, नरम हो जाता है, और फिर वहां से नया सीड निकलता है। ये दोनों तो हो गए फिजिकल मेथड। नाउ कम्स टू द केमिकल मेथड। तो H2SO4 के सॉल्यूशन में डुबा दिया जाता है। H2SO4 इज अ किंग ऑफ एसिड। वो पूरा का पूरा सीड कोट को कमजोर करके तोड़ देता है और वहां से फिर बीज निकल जाता है। अब ऐसा नहीं कि H2SO4 में डुबाया और 10 साल के लिए रख दिए, मतलब कुछ निप्रियो पाइप बीजों को नहीं, इसलिए मैंने बोला ना कि उनको ऐसा नहीं कि डुबा के एकदम रखे ही रहना है। वो टाइम रहता है अलग अलग सीड्स के अकॉर्डिंग। किसी को 30 मिनट रखा जाता है, किसी को 20 मिनट रखा जाता है, किसी को 15 मिनट रखा जाता है। नहीं, कंसंट्रेटेड, मतलब मैंने जो यूज किया था वो कंसंट्रेटेड ही था शायद। हाँ, कंसंट्रेटेड था। अरे बहुत, वो अलग प्रोसेस है भाई। ऐसा नहीं कि हाथ में लिया और H2SO4 में ऐसे डुबाए और निकाले, पता चल रहा है हड्डी निकल रहा है। ऐसे बीज लेके डुबाए, पता चला बीज के साथ हड्डी भी गायब हो गई। तो उसके कंसंट्रेशंस रहते हैं और उनको प्योर H2SO4 में शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने H2SO4 में डिप किया था। आई थिंक 65% प्योर था वो, शायद 65% था। कुछ नहीं, बहुत जल्दी डीप हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका सीड कोट टूट जाएगा भाई। अगर आपको भूख लगी, आप 2 तरीके से खा सकते हैं। या तो एक पूरे रोटी को पकड़ो, गोला करो और मुंह में ठूस दो, जो बचपन में किया जाता था। या फिर बड़े हो गए तो एक एक टुकड़ा लेते जाओ और निवाले में खाते जाओ। बचपन में किया ना, मम्मी
नहीं खाना है मेरे को। कैसे नहीं खाएगा, मुंह में ठूस और दबा खा खा खा, गला में एकदम आ रहा है, खाने तो मर जाऊंगा मैं ऐसा। या फिर जब कोई स्कूल जाने के लिए लेट होता तो जनरली में से पकड़ते थे और बस स्टैंड में खड़े होकर ऐसे नालायक जैसे खाते रहते थे कि 4 समाज के आदमी देख रहे होते थे, बेटा खाना नहीं खाए हो क्या? अरे 4 समाज वाला नियम था अलग। हम लोग 4 समाज एक्चुअल में हमारा जो ग्रुप था, हमारे ग्रुप में अगर कोई भी बात करनी रहती थी तो हमारी मीटिंग होती थी और हम लोग बोलते थे कि 4 समाज को बुलाओ। 4 समाज का मतलब था ST SC OBC जनरल। मैं जनरल था, मेरे एक दोस्त OBC था, एक ST था, एक SC था, तो हम लोग 4 समाज की मीटिंग बुलाते थे। चारों मतलब भाई चारों समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए ना ऐसा। तो जनरली ये रहता है। तो सीट को कैसे डॉर्मेंसी तोड़ी जाती है समझ आ गया? ठीक ना। अब आपकी डॉर्मेंसी टूट गई है, अब आपकी सीट्स को लगाना है। तो सीट्स में भी क्वालिटी आती है, कोई सुपीरियर क्वालिटी का रहता है, किसी की जर्मिनेशन परसेंट 95% रहती है, किसी की 100% रहती है, किसी की 90 रहती है, किसी की 70 रहती है, अलग अलग जर्मिनेशन परसेंट रहते हैं। तो इनको एक ग्रुप में रखा गया है, तो इसको बोला जाता है, लिखेंगे आप लोग, बीज के श्रेणियां, सीरीज ऑफ सीट्स, सीरीज ऑफ सीट या कैटेगरी। कैटेगरी भी बहुत अच्छा टर्म है, आप यूज कर सकते हैं। कैटेगरी ऑफ सीट्स, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो देयर आर 5 कैटेगरी या 5 सीरीज। जनरली बीज के 5 श्रेणियां होती हैं, 5 श्रेणियां। पहला है न्यूक्लियर सीड, नाभिकीय बीज। हाँ, न्यूक्लियर सीड या इसी को कहा जाता है नाभिकीय बीज। इसका दूसरा नाम है मूल केंद्रक बीज। दूसरा है आपका ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज। तीसरा है आपका फाउंडेशन सीड, आधार बीज। आधार बीज, फाउंडेशन सीड। और लास्ट में है, सॉरी, फोर्थ है आपका रजिस्टर्ड सीड, रजिस्टर्ड पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज। और जो लास्ट होता है वो आपका होता है सर्टिफाइड सीड, इसको बोला जाता है प्रमाणित बीज। दूसरा न्यूक्लियर, सॉरी ब्रीडर। और इसको इसी सीरीज में रखना ना, मैं पहले बता रहा हूं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पहला न्यूक्लियर है, दूसरा ब्रीडर है, तीसरा फाउंडेशन है, चौथा रजिस्टर्ड है, पांचवा सर्टिफाइड है। क्या कोई यहां से बता सकता है कि भारत में कितनी श्रेणियां हैं? भारत में बीज की कितनी श्रेणियां हैं? सीट के बेसिस पे। यही जो सीरीज मैंने लिखाई है 2 हैं, कौन सी? वाह, सर्टिफाइड और ब्रीडर। और कोई? भारत में बीज की कितनी श्रेणियां हैं? 5। और कोई 5 हो गया, 2 हो गए, 3 वाले कौन है? हाँ कौन? अब 2 से ये क्या रमी चल रहा है क्या? और कोई? हाँ अभिषेक बता, मैं तेरे ऊपर भरोसा है मेरे को। अबे उधर क्या देख रहा है, इधर देख। हाँ बोल। 4 5 6 3। विवेक बता तो यार, खत्म कर यार, सबका मुंह बंद कर दे, बता। हाँ 5 होता है। और कोई? भारत में 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। आपका एक क्वेश्चन आया था कि भारत में कौन से प्रकार का बीज, भारत में कौन से प्रकार का बीज नहीं पाया जाता? यह आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था, कोई बता सकता है? बस
रजिस्टर सीट भारत में नहीं पाया जाता, तो वहां पे एक लाइन रजिस्टर्ड सीट के डैश करके, अभी तो सभी का डील करेंगे बट याद रखिएगा इस चीज को, भारत में रजिस्टर्ड सीट नहीं होते हैं। भारत में न्यूक्लियर के बाद ब्रीडर, ब्रीडर के बाद फाउंडेशन और फाउंडेशन के बाद सीधा सर्टिफाइड होता है। ठीक है, यहां कितने लोग बीज की खेती करते हैं? हाँ, बीज की खेती मतलब बीज उगाते हैं बेचने के लिए। आपको पता है कि नहीं ये चीज? सीड प्रोडक्शन करते हैं। धान का बीज प्रमाणीकरण के लिए आप कहां गए थे? जैसे आप लोग ये चीज नहीं पता है तो मैं बता दूं भाई, अगर किसान को बीज चाहिए तो कोई तो उगाएगा ना बीज को, कि सभी बस चावल ही खाएंगे? बाजार में मिलता है ना, तो उसको कोई तो उगाता होगा, इंसान उगाता है। ठीक है, तो यहां पे कोई है जो बीज उत्पादन किया हो? ये टर्म अगर नया लग रहा है तो सुन लो, क्योंकि इसमें अफराद पैसा है। दिए थे, लाइसेंस मिला? इसका प्रोसेस होता है सीड सर्टिफिकेशन का। आप सबसे पहले जो बीज निगम है, जो सीड कॉरपोरेशन है, वहां जाके आप अप्लाई करेंगे कि मुझे प्रमाणीकरण किया जाए कि मैं बीज उत्पादन किया जाता है। और उसका पैसा अच्छा खासा मिलता है, लेकिन उसके नियम बहुत होते हैं। आपके खेत से दूसरे खेत की दूरी मायने रखती है, आपके खेत से दूसरे खेत की फसलें मायने रखती हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या आपके खेत में खरपतवार थोड़े हैं। जो बीज उत्पादन का काम करते हैं उनके खेत में ना खरपतवार की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ना कीड़े ज़्यादा लगने चाहिए, ना रोग लगने चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाती है। भाई अगर कीड़ा लग गया तो बीज तो खराब हो गया ना, फिर बेचोगे थोड़े उसको। जो आपको बीज दिया जाता है वो उत्तम श्रेणी का होता है, हाई क्वालिटी का होता है, तो उसको कोई तो उगाया होगा। क्योंकि हाइब्रिड का तो एक खेल होता है ना कि एक बार हाइब्रिड उगाया उसके बाद दूसरा नहीं उगता। हाइब्रिड की खासियत जानते हो कि नहीं? हाइब्रिड सीड एक बार बस उगता है, आपने उगाया, बात खत्म। तो जो सीड बनाए जाते हैं या सीड जो लगाए जाते हैं, उनको जैसे मेरे एक फ्रेंड के घर में होता है, वो लगाते हैं और अच्छा खासा पैसा मिलता है। भाई साहब मस्त बिजनेस है, अगर आप धान का सीड उगाना चाहते हो तो। आपके खेत में इंस्पेक्टर आएगा चेक करने, 3 बार चेक होता है। एक आपके फील्ड प्रिपरेशन के टाइम, एक आपकी फसल जब खड़ी रहती है, और ये जब आपके फसल कटने वाली रहती है। जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी करो, कोई भी कर सकता है। किसान जनरली करते हैं, बस टैगिंग अलग हो जाएगा। आपको न्यूक्लियर और ब्रीडर का टैग नहीं मिलेगा, फाउंडेशन का भी नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफाइड सीड का टैग मिलेगा। जो किसानों के द्वारा सीड बनाया जाता है उसको सर्टिफाइड सीड कहते हैं, प्रमाणीकृत। इसलिए तो मैंने बोला ना प्रमाण। न्यूक्लियर सीड सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान संस्थान ही बना सकते हैं। ब्रीडर सीड सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान संस्थान ही बना सकते हैं। फाउंडेशन सीड जो रहता है वो बहुत लोग बना सकते हैं। चलिए इसको लिख देंगे, एक एक को डील करेंगे। पहला न्यूक्लियर सीड, इसको न्यूक्लियस करना ना, न्यूक्लियस सीड बोलते हैं, नाभिकीय है ये। न्यूक्लियर मत करना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियर में फिर बम बम टाइप लगता है, थोड़ा फील आता है। न्यूक्लियस सीड क्या? ये चीज शायद मैंने एक बार क्लास में डिस्कस भी किया था ना, डिस्कस हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम को लेके। क्या बोला था, क्या खतरनाक है? 4 हाइड्रोजन बम काफी है इस पूरे पृथ्वी को उड़ाने के लिए, और अगर कहीं 5-6 आ गए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। सिर्फ हाइड्रोजन बम का प्रयोग किया था नॉर्थ कोरिया ने, और पूरा का पूरा अमेरिका हिल गया था। सिर्फ प्रयोग किया था ना, परीक्षण किया था, प्रयोग बोल दिया मैंने, परीक्षण किया था, और पूरा अमेरिका हिल गया था, और नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक टेस्ट में अगर अमेरिका हिल सकता है तो उस एक बम के प्रयोग से क्या हो सकता है, और 4 बम के प्रयोग से क्या हो सकता है? कुछ नहीं, बस जो नामो निशान है, ये जो पृथ्वी ऐसे गोल दिख रही है उसका एक हिस्सा गड्ढा जैसे दिखेगा।
हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं है ना कि वो बम सिर्फ पाकिस्तान में गिरा तो मैं बोल रहा हूँ 4 बम से आप पृथ्वी उड़ा सकते हो, समझ रहे हो इस बात को। अगर एक बम इंडिया में भी गिरा ना तो अपने साथ श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान लेके जाएगा। कहाँ मिलेगा? ये बिल्लू पटाखा सेंटर में। गजब का। किंग जॉन से आप संपर्क कीजिए, वो आपको दे सकते हैं। चलिए न्यूक्लियस सीड में लिखेंगे पहला पॉइंट, इसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। जेनेटिक प्योरिटी 100%। जेनेटिक आनुवांशिकी। आनुवांशिकी शुद्धता 100% होती है। बस दूसरा पॉइंट लिखेंगे, किसी भी नई किस्म की शुरुआत न्यूक्लियस सीड से की जाती है। न्यू वेराइटीज आर स्टार्टेड और रिलीज्ड बाय न्यूक्लियर सीड। मतलब जब भी कोई नई किस्म बनती है तो वो जो सीड रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस सीड। जो भी नई किस्म आपकी बनेगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड लिखेंगे, न्यूक्लियस सीड का उत्पादन अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस सीड इज अकर बाई रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। एंड लिखना और मत लिखना। न्यूक्लियर सीड क्या लिखा है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर सीड इज अकर बाई रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। सिर्फ इन्हीं दोनों को अधिकार प्राप्त रहता है कि ये न्यूक्लियर सीड बना सकते हैं और किसी को अधिकार नहीं, ठीक है। ए विवेक जा यार। अरे मतलब यार दुनिया जाली में देख कैसे हंस। मैं कुछ नहीं बोला। बहुत पापी दुनिया है विवेक, तू और मैं बस अच्छे हैं। सिर्फ हम दोनों इस दुनिया में शरीफ है और कोई नहीं है। मैं ज्यादा शरीफ हूँ। हाँ नहीं यार, मैं वो रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ मैं, छोटे मोटे चीज। उसके बाद लिखेंगे थैले का कलर। कलर ऑफ बैग। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपको एग्जाम में पूछता है कि न्यूक्लियर सीड के बीज में या न्यूक्लियर सीड के थैले का कलर क्या होता है। आपको शायद प्रमाणित का पूछा था। प्रमाणित का कि आधार का आया है आपके एग्जाम में, सर्टिफाइड का है ना, ठीक है। तो कलर ऑफ बैग डैश करके लिखेंगे नो कलर, कोई रंग नहीं। न्यूक्लियस सीड का कोई कलर नहीं होता। अरे ये सारे पॉइंट्स को अगले समय में यही लिखना है। जेनेटिक प्योरिटी कौन निकालता है, कहाँ से निकाला, कतई बेवकूफ। हाँ, इसको मतलब ऐसे हाथ में लेके, इसके लिए कोई बैग्स नहीं रहते। ये जनरली एनवलप्स में या किसी पैकेजिंग मटेरियल में, क्योंकि ये रिसर्च स्टेशन से रिसर्च स्टेशन जाएंगे तो इसलिए इसका कोई टैगिंग नहीं रहती। अरे मैं मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं लेना है। ऐसे थोड़े है कि मैं सर बीज लाया हूँ आपके लिए, लगा लेना इसको, कंटामिनेशन हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। इनको
जनरली एनवलप्स में, एनवलप को लिफाफे में या फिर कुछ बैग्स में या प्लास्टिक्स में कैरी किया जाता है, हाथ में लेके नहीं देते। तो इस हिसाब से फिर मेरे को दिल्ली जाना होगा तो हाथ में लेके कैसे ट्रेन में बैठे रहूँगा दिल्ली जाके, ये लो बीज लगा लेना इसको उगेगा तो बता देना। चलिए ये भी ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज। देखो जर्मिनेशन परसेंट सबका अलग होता है, जनरली इसका 100% रहता है। ब्रीडर और न्यूक्लियस का सब कुछ 100% रहता है, सब कुछ। बट जेनेटिक प्योरिटी आपके एग्जाम में आती है, ठीक है सभी, क्योंकि न्यूक्लियस है वो राजा है, उसमें 100% जर्मिनेशन होगा, 100% प्योरिटी होगी, सब कुछ बेस्ट रहेगा। वैसे ही आपकी ब्रीडर का भी रहता है, ठीक है। ब्रीडर सीड लिखेंगे, इसका जेनेटिक प्योरिटी लगभग 100%, ऑलमोस्ट 100%। उसके बाद लिखेंगे ये नाभिकीय बीज के संतति होते हैं, दे आर द प्रोजेनीज ऑफ न्यूक्लियस सीड। ये नाभिकीय बीज के संतति होते हैं, प्रोजेनीज ऑफ, बताऊंगा ना, पहले लिख लो, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। अभी लिख लो, ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट लिखेंगे इसका उत्पादन, प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। 3 बार बोला मैंने न्यूक्लियस, हाँ, दे आर द प्रोजेनीज ऑफ न्यूक्लियस सीड। कौन बोला, कौन नालायक बोला किसने तौहीन की। चलिए आगे, इसका उत्पादन रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब अनुसंधान संस्थान, कॉमा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मतलब कृषि विश्वविद्यालय, एवं ब्रीडर के द्वारा किया जाता है। प्रजनक, प्रजनक, ये चीजों को लिख लो, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ब्रीडर क्या होता है, प्रोडक्शन बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड ब्रीडर्स। प्लांट ब्रीडर्स लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्रीडर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। प्लांट ब्रीडर मतलब पौध प्रजनक, ये क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद लिखेंगे टैग या बैग का कलर, टैग ही लिखना है ना, टैग ज़्यादा अच्छा है, टैग लगाया जाता है, बैग में टैग लगाया जाता है, तो उसको ना सुधार लेना, कलर ऑफ टैग करना उसको, कलर ऑफ बैग की जगह कलर ऑफ टैग, वो जो बी है ना उसको टी कर दो, ठीक है। हिंदी वाले टैग का कलर करेंगे, ठीक है, बैग का नहीं, टैग का कलर। तो टैग का कलर रहता है इसमें गोल्डन येलो, सुनहरा पीला। विवेक कुछ याद आया जब तू बोला था ना, मैं कसम बता रहा था, 5 मिनट हंसा था। सॉलिड बेइज्जती बोलते उसको, बेइज्जती नहीं। मैं फोन को एक तरफ रख के पहले 5 मिनट हंसा हूं, फिर तेरे से बात किया हूं कोई बात नहीं, होता है, तो भाइयों के बीच में तो सब चीजें चलते रहे, तेरे मेरे बीच में क्या बेइज्जती। प्रोडक्शन इज अकर बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड प्लांट ब्रीडर्स, प्लांट ब्रीडर्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन सीड। गोल्डन येलो, सुनहरा पीला, फिर फाउंडेशन सीड। ये क्या होते हैं, ये आपके जो ब्रीडर सीड रहते हैं, प्रजनक बीज के संतति होते हैं, ठीक है। हाँ ये मैं बताऊंगा, नहीं नहीं संतति ही लिखो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। दे आर द प्रोजेनी ऑफ
प्रजनक बीज के संतति होते हैं, जो आपका आधार बीज रहता है ना, दे आर द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड। जेनेटिक प्योरिटी, आनुवांशिक शुद्धता 99.5 से 99.99, 99.50 to 99.99 लिख लिए। 99.50 से 99.99, 99.50 to 99.99। इसके बाद इसकी भौतिक शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। फिजिकल प्योरिटी शुड बी मोर देन 98%। फिजिकल प्योरिटी शुड बी मोर देन 98%। भौतिक शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। टैग का कलर नीला, टैग का कलर, टैग का रंग नीला या एजोरा नीला, एजोरा ब्लू। अभी मेरे को मत पूछना, गर्ल्स से मैं ज़्यादा उम्मीद लगाता हूँ इस चीज़ के बारे में। शेडिंग्स के बारे में गर्ल्स को ज़्यादा पता रहती है। शेडिंग बोल रहा हूँ, सेविंग नहीं। कलर शेड्स होते हैं ना, तो इसके बारे में गर्ल्स को ज़्यादा पता रहता है। कभी अपनी बहनों के साथ नेल पॉलिश लेने जाना, भाई साहब सर पटक दोगे आप। हमारे लिए लाल कलर होता है, सफ़ेद होता है, पीला, नीला, हरा, यही होता है। शियान ब्लू, नेवी ब्लू, मैजेस्टिक ब्लू और स्काई ब्लू, ये ब्लू, वो ब्लू, ब्लू, ठीक है। रेड लेने जाओ तो मैजेस्टिक रेड, क्या क्या रहता, भगवान भगवान। अब पता है, मैं गारंटी दे सकता हूं, फोटो खींच लेना, अगर कोई फोटो में अंतर बता देना तो मेरा नाम बदल दूं अपना। वही दिखता, लाल ही तो है। ज्यादा से ज्यादा आप दो चीज बोलोगे, थोड़ा कम हल्का है, हल्का लाल है और गहरा लाल है। उस शेडिंग रहती है भाई साहब, शेड्स रहते हैं उनके। तो ये एजोरा ब्लू, तो मैंने बताया क्या, मैं अपनी बहन के साथ गया था। साला सोच ही गंदी है तुम्हारी। देखो क्या है, आप सबको मना कर सकते हो कहीं जाने के लिए। दोस्त को मना कर सकते हो, जो सोच रहे हो उसको मना कर सकते हो। ठीक है, सभी को मना कर सकते हो। कभी बहन को मना करके दिखाओ। भाई साहब घर में घुसना बंद, और उनका सबसे बड़ा हथियार होता है आंसू। पापा के सामने निकल गया ना, धोबी पछाड़ मार खाओगे। खेलने जा सकता है, बहन के साथ नहीं जा सकता। अरे भाई ठीक है, तो कभी उनके साथ शॉपिंग करना, और मम्मी लोग के साथ शॉपिंग करके जाना। 100 का है, 20 रुपए में दोगे? मैं इनका बेटा नहीं, मैं मेरे को इन्होंने गोद लिया है। भाई साहब ये मैं मजाक नहीं कर रहा। एक बार मुझे याद है, वो साड़ी लेने गए थे, 1500 का साड़ी बोला था। भाई साहब मम्मी ने 300 में मांगा, और वो आदमी 350 में दिया भी है। 1500 से 350। मम्मी क्या बोलती, देखा मैं बोल रही थी ना तेरे को। मैं बोला हाँ, हमको शर्ट लेने जाओ 700 रुपए का, भैया 690 कर दो यार। 10 रुपए का चाय पीऊंगा मैं। नहीं भैया 700 रुपए प्रिंट रेट है, हम नहीं देंगे। ऐसा हुआ है किसी के साथ? मतलब मम्मी के साथ गए हो और ऐसा बार्गेनिंग? यार 1500 और 350 रुपए मतलब बहुत होता है भाई साहब, जमीन आसमान का फर्क। वो जब पहले बार में बोले ना 300 में, दुकान वाले को देख रहा हूं, भाई मैं नहीं हूं। बट उसके बाद ना एक रियलिटी पता चलती है। मैंने आपको याद है जस्ट लास्ट क्लास में बोला था कि घर चलाने का काम औरतें बहुत अच्छे से कर सकती हैं, और ये इसका रीजन है, उनसे बेटर मैनेजमेंट आप सीख भी नहीं सकते।
कभी ये चीज जाके देखना, आप खुद ही कभी जाना, शर्ट लेने जाओ, पैंट लेने जाओ, आपको 700 बोला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 650 में या 600 में लाओगे। वही चीज़ को कभी अपनी बहनों के साथ जाना, भाई साहब 200 के टी शर्ट में 2 टी शर्ट लेके आ जाती है, बाई 1 गेट 1 फ्री, वो भी शादी के बाद बच्चे के साथ। भैया 200 देंगे 2 टी देना है तो बताओ। वो मान भी जाते हैं। तो मैं कभी कभार देखता हूँ कि चलो ठीक है, हमारी शक्ल अच्छी नहीं है पर नियत तो अच्छी है यार, प्यार से तो हम भी बोलते हैं भैया दे दो। तो ये टैगिंग होती है ऐसे, ठीक है। एजोरा ब्लू, एजोरा ब्लू, अब ये कुछ होता होगा। चलिए इसके सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गया मेरे से। मैंने टैग का कलर गलत बता दिया। वाइट है, इसका वाइट है, वाइट है, वाइट है, वाइट है। एक्चुअली पेज थोड़ा चेंज हो गया। हाँ ब्लू नहीं है, ब्लू है आपके सर्टिफाइड का होता है। इसके बाद लिखेंगे इसका प्रोडक्शन कौन करता है, ठीक है, इसका उत्पादन कौन करता है। तो उत्पादन डैश करके लिखेंगे NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, ठीक है, कॉमा नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम 1966 लागू होने वाला नियम अलग था। अच्छा वो सीड एक्ट था 1963। इसके बाद कॉमा करके लिखेंगे रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर, रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर, प्रमाणीकृत निजी संस्था, जो प्राइवेट सेक्टर जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया हो, तो प्रमाणीकृत निजी संस्था, रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर्स। हाँ जो उत्पादन करते हैं वो मैं बता रहा हूं। फिर कॉमा करके लिखेंगे बीज प्रमाणीकरण संस्था, बीज प्रमाणीकरण संस्था, सीड सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट। टैग सुधार लिया ना आप लोगों ने, टैग वही है आपका, व्हाइट कलर का टैग रहता है ना, इसमें ब्लू नहीं रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्ड सीड, पंजीकृत बीज। तो इसमें पहला पॉइंट पता है क्या लिखना है कि इसका उत्पादन भारत में नहीं किया जाता, ठीक है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ना जो भी आप लिखना चाहें ओन वर्ड में जैसा आपका मन कर रहा है। इस बीज का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इसमें टैग का कलर, जो टैग कलर रहता है वो बैगनी, बैगनी वायलेट या नारंगी ऑरेंज होता है, नारंगी या बैगनी होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका बैगनी या नारंगी। नेक्स्ट है आपका लास्ट सर्टिफाइड सीड, प्रमाणीकृत बीज। यह सामान्यतः आधार बीज के संतति होते हैं। दे आर जनरली प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड, आधार बीज के संतति होते हैं, प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। क्या रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड सीड जो रहता है वो इंडिया में नहीं उगाया जाता है, वो जनरली विदेशों फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर्ड सीड्स रहते हैं, हमारे देश में सर्टिफाइड सीड्स रहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी बीज का उत्पादन, इसी बीज का उपयोग
किसानों के द्वारा खेती में किया जाता है। दिस टाइप ऑफ सीड is given to farmer for cultivation। जो किसानों को बीज दिया जाता है ना, वो सर्टिफाइड सीड रहता है, प्रमाणीकृत बीज रहता है। तो इसी बीज को किसानों को दिया जाता है, जिसका उपयोग किसान किसके लिए करते हैं? फसल उत्पादन के लिए करते हैं, प्रोडक्शंस के लिए करते हैं। उसके बाद लिखेंगे इस बीज का प्रोडक्शन कौन करता है, उत्पादन कौन करता है। तो शॉर्ट में लिखेंगे NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। दूसरा प्राइवेट सेक्टर्स, निजी संस्था। फिर आपका सीड सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट्स, SCI, बीज प्रमाणीकरण या प्रमाणीकृत संस्था। और जो लास्ट जो आप सीड सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट्स जो लिखे हैं ना स्टार्टिंग में पहले, एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, फार्मर्स, किसान। इस बीज का उत्पादन किसान कर सकते हैं। ठीक है, यही बात मैं जो अभी कर रहा था, जो बीज उत्पादन के लिए बोला था ना, सर्टिफाइड सीड को किसान जो है वो उत्पादन में ला सकते हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद जो इंस्पेक्टर है वो आपके खेत का इंस्पेक्शन करने आएंगे, देखने आएंगे कि क्या आपका जो खेत है वो सही में बीज उत्पादन के लायक है कि नहीं। उसके बाद आपको उन्नतशील किस्मों के बीजों का उपयोग करना है। फिर वो बीज में एक बार और देखने आएंगे, जब आपका सीड जर्मिनेशन सीड प्रोडक्शन स्टेज में जब रहेगा ना, जब बीज भरना शुरू होगा, तो ये देखने आएंगे कि आपका बीज अच्छा है कि नहीं। और लास्ट में जब हार्वेस्टिंग फेज रहेगा, तब देखने आएंगे कि क्या आपके बीज में मिलावट थोड़े या आपकी बीज की गुणवत्ता अच्छी थोड़े। और उसके बाद फिर आपके सीड को सर्टिफाइड किया जाएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। रेट अब अलग अलग रेट हैं यार, नहीं भाई, डिपेंड करता ना कि आपने किस्म कौन सा लगाया है। अगर आपने HD 2010 लगाया या 1010 जो जनरली लगाए जाते हैं, तो वो अलग रेट का होगा। अगर आपने बासमती का बीज लगाया है तो अलग होगा। अगर आपने नॉर्मल महामाया का लगाया है तो उसका कीमत अलग होगा। सभी की कीमत अलग होंगे, पर इतना है कि जो आप समर्थन मूल्य में बेचते हो उससे ज़्यादा कीमत मिलेगी। 20 रुपये जो आप बेचते हैं ना समर्थन मूल्य में, उससे ज़्यादा मिलेगा आपको, 40, 60, 80 रुपये किलो मिलेगा आपको। कभी कभार 300, 400, 1000 तक जाता है, पता है। जैसी वैरायटी वैसा पैसा, ये ऑब्वियस सी बात है। अब 1 किलो तो आप लगाओगे नहीं ना बीज। हाँ, वो आपको नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, जो हर जिले में रहता है, आप जिले में जाके उसको बेचोगे। तो कभी ऐसा डिपेंड नहीं रहता, पैसा एक बार में भी आ जाता है, कभी कभार ये डिपेंड रहती है। देखो, सरकार पूरा पैसा दे देती है, 2200 रुपये, वही बोल रहा हूं ना। वो समझदार हो, दुनिया की रीतें देख चुके होगे। कौन है भाई साहब, छींक पे छींक मारे जा रहे। चलिए, इसके बाद लिखेंगे इसकी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता दोनों ही 98% से ज्यादा होनी चाहिए। जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी शुड बी मोर देन 98%। इसकी आनुवांशिकी या आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता 98% से ज़्यादा होनी चाहिए। जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी शुड बी मोर देन 98%। हाँ, फिजिकल प्योरिटी। एंड द लास्ट, टैग का कलर ब्लू या अजोला ब्लू। अजोला ब्लू, अजोला देखा है किसी ने? अजोला देखा आपने? कॉलेज में देखे हो? ग्रीन ग्रीन कलर का रहता है। तो ये जस्ट जब ये पूरा ग्रीन भी नहीं रहता, पूरा ब्लू भी नहीं रहता, हल्का सा उस फेज में रहता है, तो इसीलिए इसको अजोला ब्लू बोला जाता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अब एक लास्ट में एक नोट पॉइंट लिखेंगे, बीज का वास्तविक मान बराबर, ये आपका आया है पेपर में, फॉर्मूला पूछा गया है। बीज का वास्तविक मान
बराबर रियल वैल्यू ऑफ सीड इज इक्वल्स टू बीज का वास्तविक मान बराबर शुद्धता प्रतिशत गुणित अंकुरण प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत गुणित अंकुरण प्रतिशत बट्टे 100। रियल वैल्यू ऑफ सीड इज इक्वल्स टू प्योरिटी परसेंट मल्टीप्लाई बाय जर्मिनेशन परसेंट डिवाइडेड बाय 100। किसी भी बीज का जो वास्तविक मान निकाला जाता है ना, वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है कि आपका बीज कितना शुद्ध है और आपके बीज का अंकुरण क्षमता कितना है, उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। चलिए आपका पूरा का पूरा सीड एक बार में समझते हैं। क्योंकि रजिस्टर इंडिया में यूज नहीं किया जाता है इसलिए मैंने इसको ऑब्लिक में रख दिया है, ठीक है, अदरवाइज रजिस्टर इसके नीचे आएगा। अब ये समझना, न्यूक्लियस सीड जो आपके अनुसंधान संस्थाएं रहती है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे कि हमारे कॉलेज में, तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया ना, नया किस्म निकाला जाता है, न्यू वेराइटीज निकाली जाती है, तो उस न्यू वैरायटी को निकालने के लिए सीड का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। मैंने आपको ब्रीडिंग समझाई थी कैसे क्रॉस किया जाता है। तो उसको क्रॉस कराने के बाद जैसे कि आपने 10 पौधे का क्रॉस कराया, तो उस 10 पौधे से फिर कुछ बीज बनेंगे। भाई एक पौधे में कुछ तो बीज आएगा ना। मान लेते कि आपने 10 बीज का उपयोग किया, उसको भूमि पे लगाया, उससे 1000 या लाख या कुछ तो बीज निकलेंगे। तो वो बीज जो रहता है वो रहता है आपका न्यूक्लियस सीड, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रिसर्च स्टेशन के द्वारा निकाला जाता है। दे आर दी 100% प्योर सीड्स, चाहे इसकी जेनेटिक प्योरिटी की बात करें, चाहे इसके फिजिकल प्योरिटी की से बात करें। और इस सीड का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, संतति, मतलब इस सीड का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन, ठीक है। जब एक बीज लगाओगे तो उससे 10 बीज निकलेंगे, 10 बीज लगाओगे तो 100 बीज निकलेंगे, 100 लगाओगे तो 1000 निकलेंगे, ऐसे बार बार निकलते जाते हैं ना। तो मान लेते हैं कि बिलासपुर रिसर्च स्टेशन में न्यूक्लियस सीड का जो उत्पादन किया गया, फिर उसी सीड को यहीं लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, मान लेते हैं कि 1000 सीड है, उन 1000 सीड्स को 10-10 कैटेगरी में बांट देंगे। 10 दे देंगे अंबिकापुर को, 10 दे देंगे रायपुर को, 10 दे देंगे जगदलपुर को, ऐसे करते करते सभी को दे दिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ब्रीडर सीड, ठीक है। ब्रीडर सीड की बस एक खासियत होती है कि ब्रीडर सीड का उत्पादन पादप प्रजनन वैज्ञानिक के द्वारा किया जा सकता है। जैसे आपने एक डिपार्टमेंट में हमेशा बोलता हूं, याद है, प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जो आपको मैं समझाया ना। तो ब्रीडर सीड का उत्पादन प्लांट ब्रीडर के द्वारा किया जाता है और इसकी प्रक्रिया को ब्रीडिंग कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे वर्ड में, ब्रीडिंग एक प्रक्रिया है, जो करता है उसको ब्रीडर कहते हैं। और इससे जो उत्पादित सीड रहती है, जो बीज रहते हैं, उसको ब्रीडर सीड कहा जाता है। समझ आया तीनों? ब्रीडिंग एक प्रक्रिया है जो कि ब्रीडर के द्वारा की जाती है और इससे जो बीज बनता है उसको ब्रीडर सीड कहते हैं। अब इस ब्रीडर सीड का अगेन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उससे क्या निकाला जाता है, आपका फाउंडेशन सीड। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि न्यूक्लियस से फाउंडेशन नहीं निकाला जा सकता। निकाला जा सकता है, डायरेक्ट न्यूक्लियस से भी फाउंडेशन निकाला जा सकता है, पर निकालते नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस सीड बहुत महंगा रहता है, ठीक है। इसका यूज रिसर्च के लिए किया जाता है, तो जनरली इस प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं। अब ये इससे ये बन गया, अगेन मल्टीप्लिकेशन किए। मान लेते हैं कि रायपुर में मैंने 10 भेजा था, जगदलपुर में 10 भेजा था, वो लगाएंगे तो वहां से फिर 1000 लाख निकलेंगे। फिर वो क्या करेंगे, दूसरे जगह भेजेंगे। हो सकता है आपके यूपी में भेज दें, एमपी में भेज दें, ठीक है, दिल्ली में भेज दें, कहीं भी। तो ये बन जाता है आपका क्या, फाउंडेशन सीड। इसका टैग गोल्डन येलो। इसमें
कोई टैग का कलर नहीं होता, और इसके टैग का कलर क्या होता है आपका, व्हाइट कलर का। अब फाउंडेशन सीड और ब्रीडर सीड दोनों से ही सर्टिफाइड सीड निकाला जा सकता है, बट अगेन फिर से जनरली फाउंडेशन सीड से निकाला जाता है। जनरली मैंने लिखा है ना सामान्यता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ब्रीडर से नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है, बशर्ते इसकी जो फिजिकल प्योरिटी सॉरी जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99 मतलब ऑलमोस्ट 100% रहती है। फाउंडेशन सीड की 99.5 से 99.9% के आसपास रहती है, और फिजिकल प्योरिटी मोर देन 98% माना जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सर्टिफाइड सीड। किसान भी निकाल सकता है, प्राइवेट सेक्टर्स भी निकाल सकते हैं, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी निकाल सकता है, कोई भी निकाल सकता है, बस प्रमाणीकृत होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें आई थी आपकी, जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी आई थी ना, दो चीज। समझ आ गया क्या, दोनों क्या होता है, आ गया दोनों समझ? पूछे क्यों नहीं? अच्छा मैं बता रहा था, हाँ ठीक है चलो, मतलब उम्मीद थी। आप लोगों को एक वीड में एक टर्म याद आ रहा है, रॉगिंग, रोग्यू वीड, क्या होता है रोग्यू? दो फसल है कि एक फसल है? एक ही फसल के दो किस्मों के बीज, बेवकूफ दो फसल नहीं था, एक फसल के दो किस्म। अब मानो कि मैंने HMT उगाना चाहा और उसके बीच में महामाया का सीड घुस गया, तो क्या आपका बीज अच्छा होगा? इसी को बोलते हैं फिजिकल प्योरिटी। आपके धान में अगर डंठल निकला या पत्थर निकला, वो अच्छा होगा? उसी को बोलते हैं फिजिकल प्योरिटी। तो 98% प्योर होना चाहिए, मतलब 2% का अगर मिलावट या गलती से आ गया हो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी मतलब क्या होता है? जेनेटिक प्योरिटी, हाँ मतलब हिंदी में वही बोलते हैं, मैं हिंदी में नहीं पूछ रहा हूं, होता क्या है? क्रॉस कराया जाता है, जैसे कि आपका ग्रेडिंग अप याद है, पहले 50%, फिर 75%, फिर 87%, फिर 93, 96, 97, 98 ऐसा जाता था ना। तो 99, 10, 98 पे हम लोग क्या मान लेते थे कि ब्रीड प्योर बन चुका है। तो यहाँ पे यही जेनेटिक प्योरिटी है कि आपका जो ये बीज है, ये जिनसे बनाया गया होगा वो पूरी तरीके से प्योर होने चाहिए, उनमें मिलावट नहीं होना चाहिए। सपोज अगर आपने महामाया का बीज बनाना चाहा तो इसमें पूरे के पूरे महामाया के लक्षण होने चाहिए, दूसरे बीज के लक्षण नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि महामाया के बीज में पता चल रहा है आपके HMT के लक्षण दिख रहे हैं, ये HMT के बीज घुस गए हैं या उनके क्वालिटीज घुस गई हैं। प्योर जेनेटिक 100% प्योर होना चाहिए। इसमें न्यूक्लियस में इसमें ऑलमोस्ट 100, इसमें लगभग 98 से ज्यादा होना चाहिए, ऐसे करके। तो ये होता है आपका जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी। एनी डाउट्स, इसे कोई सवाल? तो ये आपका सीड जो है वो समाप्त होता है। रजिस्टर का बनाया ही नहीं जाता भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड पे ही नहीं। हम सर्टिफिकेट देखो, रजिस्टर्ड और सर्टिफिकेट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बोलने का बस फर्क है, बट वही है, हम यहाँ सर्टिफाइड करते हैं, रजिस्टर्ड नहीं करते। हाइब्रिड बीड में, हाइब्रिड कोई भी हाइब्रिड हो उसमें एक कैरेक्टर पाया जाता है बांझपन, इनफर्टिलिटी। उनको एक बार बनाया जा सकता है, वापस से नहीं। सीड में इतना ही है। बंद कर दे।